चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसे ठीक कर रही है, इन्वेस्टर्स को धोखा देकर। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। उन सभी सुर्खियों को याद करें कि कैसे चीन अपने तकनीकी क्षेत्र पर नकेल कस रहा था, और फिर वे सारी सुर्खियां जो 2 साल बाद आखिरकार खत्म हो गईं। वैसे ऐसा लगता है कि दोनों अब सच हैं। इसके साथ ही मैं इसे विरोधाभास कहने जा रहा हूं, शी की बिल्ली। केवल एक बिल्ली के बजाय यह एक पूरी इंडस्ट्री है, और कोई रास्ता नहीं है कि बिल्ली जिंदा बॉक्स से बाहर निकल रही है, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी बड़ी तकनीक को नियंत्रित करना चाहती है। ये करने के लिए पर्दे के पीछे अलग अलग तार खींच रहा है। चीन की अपनी सबसे बड़ी कंपनियों को नियंत्रित करने का नया तरीका सुनहरा शेयर कहलाता है। गोल्डन शेयर प्रत्येक कंपनी में एक छोटी सरकारी हिस्सेदारी होती है, आमतौर पर लगभग 1%। ये शेयर सरकारी बोर्ड की सीटें, मतदान शक्ति और व्यावसायिक निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं। और बोलबाला से मेरा मतलब है कि आपके बोर्डरूम में किसी से असहमत होना कठिन है जब उनके पास आपको गायब करने की शक्ति हो। कंपनी में हिस्सेदारी को भूल जाइए, आपके जीवन में उनकी हिस्सेदारी है। इसलिए विनियामकों द्वारा कंपनियों पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाने के बजाय इन कंपनियों के बाजार मूल्य में अरबों डॉलर का सफाया हो गया। चीनी शासन ने स्थिरता की उपस्थिति के लिए दरार की दृश्यता का व्यापार किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी चीन की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को इन तकनीकी कंपनियों को स्थिर करने की आवश्यकता है ताकि अधिक चूसने वाले क्षमा करें, निवेशक इन कंपनियों और चीनी अर्थव्यवस्था में अपना पैसा लगाएं। और क्या ये काम कर रहा है? क्योंकि इन निवेशकों की वास्तविक सुनहरी मछली की तुलना में छोटी यादें होती हैं। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी नियंत्रण छोड़ने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसलिए वे चीनी कंपनियों को प्रबंधित करने के तरीके के रूप में सुनहरे शेयरों का उपयोग कर रहे हैं। विचार यह है कि बोर्ड पर एक सरकार विचारक के साथ कंपनियों के पास बीजिंग को नाराज करने वाली कोई भी गलती करने के लिए ज्यादा जगह नहीं होगी। हाँ, मजाक नहीं। जब आपका पर्यवेक्षक काला बैग और जिप टाई लेकर चल रहा हो तो सुनिश्चित नहीं है कि इससे उत्पादकता में मदद मिलेगी या नुकसान होगा। किसी भी उद्यमी के लिए सरकारी विचारक होने का विचार भयानक लग सकता है, लेकिन चीन में जहां नियामक कंपनियों को उन चीजों के लिए दंडित करते हैं जो उन्होंने वर्षों पहले की थी, कुछ इसे सुरक्षा कंबल कह रहे हैं। It might be to the advantage of companies like Alibaba and like Tencent. That they're out. Yeah, that they have somebody in the room who can stop them and say, no, let's not go there. केवल चीन में अब यह व्यापार करने का एक नया तरीका लग सकता है, लेकिन सरकार ने वास्तव में इस विचार को तारांकन 10 साल पहले लागू किया था। चीनी नेता शी जिनपिंग ने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ 2013 में जारी एक सुधार एजेंडा में निजी कंपनियों में छोटी सरकारी होल्डिंग्स के विचार को शामिल किया। गोल्डन शेयरों के लिए फिर विचार राज्य को पूरी तरह से नियंत्रण खोए बिना निजी निवेशकों को मीडिया और अन्य फर्मों में अपना बहुसंख्यक स्वामित्व देना था। हाँ, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट एक चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो वो नियंत्रण नहीं है। बेशक गोल्डन शेयरों का एक और फायदा है, निजी निवेशकों को अपना बहुसंख्यक स्वामित्व देकर, लेकिन इन गोल्डन शेयरों को रखते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इन कंपनियों को समर्थन देने के लिए सरकारी धन का उपयोग किए बिना इन कंपनियों पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकती है। इसलिए निजी चूसने वाले, क्षमा करें, निवेशक कंपनियों के लिए भुगतान कर सकते हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी नियंत्रण बनाए रखती है। ये जीत है पार्टी के लिए। आपने हाल ही में सुनहरे शेयरों के बारे में सुर्खियां देखी होंगी, क्योंकि जनवरी में सरकार ने अलीबाबा की 2 इकाइयों में सुनहरे शेयरों का अधिग्रहण किया था। उसी समय सरकार कथित तौर पर टेंसेंट के साथ एक सुनहरे शेयरों की व्यवस्था पर चर्चा कर रही थी, जो एक विशाल टेक कंपनी है जो बहुत सी चीजों की मालिक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सब कुछ ऑल इन वन ऐप, WeChat। Think of it like a Facebook meets WhatsApp meets Venmo and Candy Crush and Tinder and Amazon, and there's still other functions like booking a doctor's appointment or finding out how densely crowded a location is. अब WeChat पहले से ही भारी सेंसर है, लेकिन जब आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हैं तो बहुत अधिक नियंत्रण जैसी कोई चीज नहीं है। ब्रेक के बाद मैं आपको चीन की अन्य परेशान करने वाली गोल्डन शेयर व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है।
इसलिए चीनी शासन कंपनियों में एक छोटी लेकिन बहुत प्रभावशाली हिस्सेदारी लेकर कंपनियों को नियंत्रित करता रहा है, आमतौर पर लगभग 1%, जिसे गोल्डन शेयर कहा जाता है, या जैसा कि उन्हें आधिकारिक तौर पर विशेष प्रबंधन शेयर कहा जाता है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या व्यावहारिक रूप से हर चीनी कंपनी में पहले से ही कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा नहीं है? हाँ, ये सच है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यदि आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, तो आपके पास पर्याप्त नियंत्रण नहीं हो सकता। इतालवी रसोइयों द्वारा लहसुन को देखने के तरीके को सीसीपी नियंत्रित करता है। वे इसे हर चीज में चाहते हैं, यहां तक कि आइसक्रीम भी। 2021 में वापस सरकार ने बाइटडास में सुनहरे शेयर लिए, जो कि टिकटॉक का मालिक है। और इससे 1 साल पहले इसने वीबो की एक स्थानीय सहायक कंपनी चीन के ट्विटर के संस्करण के साथ भी ऐसा ही किया था। तो आप सभी एलोन मस्क से नफरत करते हैं, बस ये जान लें कि सोशल मीडिया कंपनी के और भी बुरे मालिक हो सकते हैं। बहुत खराब। कम से कम एलोन के बेवकूफ चुटकुलों को पसंद करना अनिवार्य नहीं है। 2 चीजें हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी चीन के बड़े तकनीकी दिग्गजों के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं: उनकी शक्ति और उनका धन। मुक्त उद्यम साम्यवाद के लिए इस तरह का खतरा है कि यह सरकार को प्रतिस्पर्धा प्रदान करता है, और अगर कम्युनिस्टों को एक चीज से नफरत है तो ये प्रतिस्पर्धा है। और हाँ, इसे केवल एक चीज तक सीमित करना मुश्किल था जिससे वे घृणा करते हैं, क्योंकि यदि कोई एक चीज कम्युनिस्टों को पसंद है तो वह है चीजों से घृणा करना। शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद उन्होंने ये स्पष्ट करने के लिए देश के संविधान को बदल दिया कि प्रभारी कौन था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जो चीन पर शासन कर सकती थी। आपको पता है, एक लोकतंत्र। और किस संदर्भ में अधिक शक्तिशाली था, कम्युनिस्ट पार्टी या सरकार? शी ने इसे इस तरह अभिव्यक्त किया: सरकार, सेना, समाज और शिक्षाविद उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की तरह है, लेकिन केंद्र में पार्टी है। पार्टी उन सभी का नेतृत्व करती है। यह अब तक का सबसे आक्रामक कंपास है। इसलिए जब चीन की टेक कंपनियां साथ आईं और ऐसे उत्पादों का उत्पादन शुरू किया जो अनिवार्य रूप से हर किसी के जीवन को चला रहे थे, तो पार्टी के पास बैठकर देखने का कोई तरीका नहीं था। सबसे पहले इसकी शुरुआत इंटरनेट से हुई। चीन ने 2000 में इंटरनेट को नियंत्रित करने के लिए ग्रेट फायरवॉल शुरू किया। फिर जैसे जैसे बड़ा डेटा बड़ा और बड़ा होता गया, चीन ने ऐसे कानून बनाए जो कंपनियों को उपयोगकर्ता डेटा को अधिकारियों को सौंपने के लिए मजबूर करते थे। जब टेक कंपनियां बहुत बड़ी और शक्तिशाली हो गईं, तो चीन ने उन्हें फंसाने के लिए एंटी ट्रस्ट कानून पारित किए। जैसा कि मैंने कहा, चीन को अपना लहसुन बहुत पसंद है। इसने डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर नए कानून भी पारित किए, जो पहली बार में अच्छा लग सकता है। देखो, चीन एक बार के लिए छोटे लोगों के लिए खड़ा है, नहीं। दुर्भाग्य से ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि विदेशी सरकारों या कंपनियों के पास बहुत अधिक चीनी उपयोगकर्ता डेटा नहीं है, क्योंकि चीनी उपयोगकर्ता डेटा को हथियार बनाने की अनुमति केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को है। डेटा गोपनीयता के कारण दीदी, चीन के सबसे बड़े राइड हेलिंग ऐप्स में से एक, को अमेरिका में $4.4 बिलियन के आईपीओ के बाद ऐप स्टोर से हटा लिया गया था। आधिकारिक तौर पर ऐसा इसलिए था क्योंकि दीदी ने उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को अवैध रूप से एकत्र और उपयोग किया था। सीसीपी अपने बहाने के रूप में इसका उपयोग करना कैप्टन क्रंच की तरह होगा, जो एक और अनाज पर लोगों के मुंह की छत को खरोचने का आरोप लगाते हैं। यह उनकी पूरी बात है। लेकिन जैसा कि एक राज्य द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है, राज्य कभी भी तकनीकी दिग्गजों को अपने मेगा डेटाबेस में चीनी लोगों की तुलना में अधिक विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की अनुमति नहीं देगा। तो हाँ, चीन के डेटा कानून चीनी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के बारे में नहीं है। वे ये सुनिश्चित करने के बारे में हैं कि कंपनियां राज्य से अधिक शक्तिशाली न बने। मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी तकनीकी कंपनियों के इतना अमीर होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये केवल टेंसेंट, अलीबाबा या बाइटडास जैसी बड़ी कंपनियों के बारे में नहीं है। तकनीकी क्षेत्र बहुत से अन्य क्षेत्रों को भी समृद्ध बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसके परिणामस्वरूप सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच एक विशाल धन अंतर पैदा हो गया है, जो कि मध्यम समृद्ध समाज की तरह नहीं है, जैसा कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि चीन के पास हो। What we now face is a contradiction between imbalanced and inadequate development and the people's ever-growing needs for a better life. लेकिन अमीरों से चोरी करने के पारंपरिक कम्युनिस्ट मार्ग पर जाने के बजाय वो उनकी बाहों को मरोड़ रहा है। चीन के तकनीकी दिग्गज पागलों की तरह पैसे दे रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वे अच्छी कॉर्पोरेट नागरिकता में विश्वास करते हैं। नहीं, वे बीजिंग के कोप से बचने की कोशिश कर रहे थे। कंपनियां बहुत अधिक धर्मार्थ होती हैं जब उनके पर्यवेक्षक एक काला बैग और जिप टाई रखते हैं। और मैं इस बारे में मजाक भी नहीं कर रहा हूं। टेक गुरु और अरबपति जैक मा के बाद कम्युनिस्ट पार्टी भी चली गई।
मां ने फिनटेक कंपनी एंड ग्रुप और ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अलीबाबा की स्थापना की और वो देश के सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे अमीर उद्यमियों में से एक थे। चीनी नियामकों की आलोचना करने के बाद वो कुछ महीनों के लिए गायब हो गया। क्या आप जानते हैं कि यह कितना पागल है? यह ऐसा होगा जैसे अमेरिकी सरकार ने मार्क जुकरबर्ग को गायब कर दिया हो। मार्क जुकरबर्ग के गायब होने का एकमात्र कारण यह है कि उन्हें अपनी बैटरी बदलने की जरूरत है। मां के लापता होने के परिणामस्वरूप चीटी समूह के लिए एक नियोजित आईपीओ अंतिम समय में पूरी तरह से उड़ गया, एक जिसे दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता था। और अब चीटी समूह को फिर से संगठित किया गया है और जैक मा ने नेतृत्व छोड़ दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, चीनी शासन को अर्थव्यवस्था को ईंधन देने के लिए तकनीकी क्षेत्र की सख्त जरूरत है, जो एक बड़ा कारण है कि विश्लेषकों को लगता है कि कार्रवाई खत्म हो गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीन में कारोबार करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक शक्ति मिल जाती है तो वो आमतौर पर इसे नहीं छोड़ती है। और इसका मतलब है कि सोने की हथकड़ी, मेरा मतलब है सुनहरे शेयर, शायद यहां रहने के लिए हैं। इसलिए चीन की तकनीकी कार्रवाई समाप्त हो गई है, लेकिन साथ ही यह अभी शुरू हो रही है। ये काफी विरोधाभास है। और अब मेरे सभी अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में, जो क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रन या अनन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करते हैं, मैं उनके एक सवाल का जवाब दूंगा। आज का सवाल आता है पैट्रियन पर ब्रूस जॉनसन, जो पूछता है, हे क्रिस, मैंने अभी दूसरे चैनल पर एक वीडियो देखा है जिसमें कहा गया है कि चीन के अपरिहार्य पतन के कारण अमेरिका उसके साथ नीचे जाएगा, क्योंकि हम कितने करीब से बंधे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? वैसे ब्रूस, इस पर मेरी राय यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस कथा को बिल्कुल पसंद करती है। वे चाहते हैं कि दुनिया को विश्वास हो जाए कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी का पतन हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए हम सभी को सत्ता में बने रहने में उनकी मदद करनी चाहिए। ये ठीक उसी तरह की सोच है जो वर्षों से अमेरिका की भयानक चीन नीति की ओर ले जाती है, जिसके बारे में मैंने इस हालिया वीडियो में बात की है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सीसीपी का पतन चीन के पतन के समान नहीं है। किसी दिन सीसीपी गिर जाएगी, लेकिन चीन और चीनी लोग अभी भी वहीं रहेंगे। आप जानते हैं, वही चीनी लोग जो सीसीपी से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। जहां तक अमेरिका को नीचे लाने की बात है, इसलिए मैं कहता रहा हूं कि हमें अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होने की जरूरत है, क्योंकि जो देश पूरी तरह से सीसीपी पर निर्भर हैं, उसके ढहने पर उन पर शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही सीसीपी के सभी नरसंहारों को आर्थिक रूप से समर्थन न देने का पूरा लाभ है। और अंत में अनुमान लगाओ क्या? इन सभी वर्षों में सीसीपी का समर्थन अमेरिका को नीचे ला रहा है। इसने अमेरिकी नौकरियों को खत्म कर दिया है, अमेरिकी विनिर्माण को खोखला कर दिया है, और यहां तक कि फेंटनल संकट जैसी चीजों के माध्यम से अमेरिकी लोगों को मार रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यह सब इसलिए करती है क्योंकि वो अमेरिका को एक खतरे और दुश्मन के रूप में देखती है, और अमेरिका को अधिक से अधिक पैसा देकर सीसीपी को सत्ता में बने रहने में मदद करना बंद करना होगा। अगर मैं इसे शून्य में चिल्लाता रहूंगा तो किसी दिन शून्य सुनेगा, है ना? आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद ब्रूस, और देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर, यदि आप चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी में शामिल होना चाहते हैं तो patreon.com/China Uncensored पर जाएं। चाइना अनसेंसर्ड को जारी रखने के लिए प्रति एपिसोड $1 की जरूरत होती है। यदि आप शो का समर्थन करना चाहते हैं लेकिन एक एपिसोड के लिए $1 खर्च नहीं कर सकते, तो आप एक मासिक सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। आपसे अगली बार मिलेंगे।